की वीर भूमि के आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शुभ जयंती के अवसर पर आयोजित व्याख्यान माला में आप सबसे बातचीत करने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे और जिनको मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूं और उन्होंने अपने नेतृत्व में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यक्रमों को जमीन तक उतारने का काम किया है। सेवा ही संगठन है जिसमें बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अद्भुत काम किया है। आदरणीय अनिल जी सिसोदिया हमारे जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी पूरी टीम ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ एक आदर्श कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कैसा होना चाहिए, इस दृष्टि से सभी लोगों ने जो आपके नेतृत्व में मिलकर के काम किया, मैं आपको बधाई देता हूं। ऐसे मेरे को जो सूची प्राप्त हुई है, पता नहीं जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए हैं। आज जैसा कि आपने बताया है कि बिजली की समस्या के कारण से बहुत सारे लोग चाहते हुए भी नहीं जुड़ पाए हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। हमको पता चला है कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी जुड़ने की शायद कोशिश किए थे, नहीं जुड़ पाए होंगे या जुड़े होंगे तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे ही आदरणीय हमारे डॉक्टर भोला सिंह जी जो सौम्यता और शालीनता के परिचायक हैं, सुबह से लेकर के रात तक जनता के हित की चिंता करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर भोला सिंह जी हमारे सांसद बुलंदशहर, आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। बहन श्रीमती विमला सोलंकी जी विधायिका जी, पता नहीं जुड़ पाई हैं कि नहीं जुड़ पाई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री संजय शर्मा जी विधायक, आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी विधायक, आदरणीय विजेंद्र सिंह जी विधायक, बहन श्रीमती अनीता लोधी राजपूत जी विधायक, आदरणीय मनोज गर्ग जी नगर पालिका के अध्यक्ष बुलंदशहर के, आदरणीय श्री अजय त्यागी जी जिला महामंत्री बुलंदशहर, आदरणीय श्री दीपक ऋषि जी जिला उपाध्यक्ष कार्यक्रम के संयोजक बुलंदशहर के, सभी आदरणीय हमारे जिले के पदाधिकारीगण, सभी आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे पूर्व जिले के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो उस जिले में निवास करते हैं, हमारे सभी आदरणीय मंडल अध्यक्ष और मंडल के पूरी टीम, हमारे सभी आदरणीय सेक्टर के संयोजक, सेक्टर के प्रभारी, हमारे आदरणीय बूथ के अध्यक्ष, जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, ऐसे सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सबका इस शुभ अवसर पर अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इस नाते करता हूं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसका सूत्रपात, जिसका शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे संत के माध्यम से और जिनके तपस्या के कारण से आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के उभरी है। और आप सब जानते हैं दुनिया की संस्कृति में, दुनिया के सभ्यता में, दुनिया के संस्कार में, धर्म विचार और अध्यात्म में भारत का अतुलनीय स्थान रहा है। भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन था, भारत सोने का चिड़िया था, देखते देखते उसको पद्दलित करने का काम किया गया। लेकिन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद की यात्रा और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में दोनों महामनीषियों का अवतरित होना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 1901 में आना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर 1916 को नगला चंद्रभान, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और एक ऐसी पवित्र भूमि पर अवतरण हुआ है जिनको हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सतयुग बीता, त्रेता बीता, उसके बाद द्वापर आया और द्वापर में जब जब लोग कहते हैं दुनिया उस तरीके से पद्दलित होती है तो प्रभु अवतार लेते हैं और उसी अवतरण की कथा में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं मथुरा में और उसी मथुरा के पवित्र भूमि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जन्म होता है। अगर आप दोनों लोगों का तादात्म्य स्थापित करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब दुनिया भ्रम की स्थिति थी, जब महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, अर्जुन को भ्रम पैदा हो गया, किधर जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर के एक रास्ता उनको दिखाने का काम किया और भ्रम को दूर किया। इसी तरीके से कलयुग में जब पूंजीवाद, साम्यवाद सब कुछ हावी था और कोई मार्ग दिख नहीं रहा था जो सब तक पहुंच सके,
तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी एक नया दर्शन दिया, गीता के दर्शन के समान ही पवित्र राजनीतिक दर्शन जिसको हम आप कह सकते हैं, एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आप सब लोग अच्छे ढंग से अध्ययन करते हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस जीवनी के बारे में, उन्होंने बचपन में किस तरीके से संघर्ष किया, 8 वर्ष की अवस्था में माता पिता दोनों लोग चले गए, उसके बाद भाई का भी निधन हो गया, नाना के घर रह करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन ऊर्जा से भरपूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी इस अभाव का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं दिया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय सफलता हासिल करते हुए जहां जहां विद्यालय मिला, कितने राज्यों में जाकर के, राजस्थान में पढ़ाई किया, पुणे में पढ़ाई किया, उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किया, चारों तरफ से जहां कहीं भी उनको अवसर मिला, पढ़ते पढ़ते उन्होंने बड़ी शिक्षा, उच्च शिक्षा हासिल की और उसके बाद उन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उत्तीर्ण करने के बाद पढ़ते पढ़ते आप सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब से उनकी भेंट हुई। परम पूजनीय डॉक्टर साहब से भेंट होने के बाद संघ में उनका प्रवेश हुआ और उसके बाद उन्होंने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष 1937-1942 में करने के बाद संघ के प्रचारक के रूप में अद्वितीय काम किया। एक संघ के प्रचारक के रूप में आदर्श स्वयंसेवक कैसा हो सकता है? जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की चर्चा हुई, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद आप सब लोग जानते हैं कि जिस देश की आजादी की लड़ाई भारत के वीर सपूत लड़ रहे थे, उस देश को एक दिन बाद आजादी मिलती है। एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और आजादी के बाद जब महात्मा गांधी की हत्या होती है तो कांग्रेस ने साजिश करके संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं और जब प्रतिबंध लगाते हैं तो परम पूजनीय गुरु जी के मन में यह विचार आता है कि एक राजनीतिक दल ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी विचारधारा के लोग भी लोकसभा में बैठे, जनप्रतिनिधि के रूप में जो भारत एवं भारतीयता की बात कह सके। और उसी का परिणाम था कि आप लोगों ने देखा कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राजनीतिक दल की स्थापना करने की बात कही और जाकर के परम पूजनीय गुरु जी से उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ स्वयंसेवक मैं चाहता हूं जिनके माध्यम से इस राजनीतिक दल को मैं आगे बढ़ा सकूं, तो उस समय परम पूजनीय गुरु जी ने कहा, एक श्रेष्ठ प्रचारक के रूप में और एक अद्भुत क्षमता से युक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लगाने का निर्णय लिया गया। आप कल्पना करिए कि एक राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए एक स्वयंसेवक को परम पूजनीय गुरु जी ने जब चुना, एक अद्भुत क्रांति पैदा करने वाला वो इतिहास था। लेकिन परम पूजनीय गुरु जी ने एक प्रचारक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक संपादक, एक पत्रकार के रूप में उन्होंने हर क्षेत्र में उस चरम को प्राप्त किया है मित्रों, जहां तक लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसी का परिणाम था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कल जब परम पूजनीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में आज जो भारत हम देख रहे हैं इसकी परिकल्पना उस समय परम पूजनीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था और उन्होंने जो परिकल्पना की थी उसी पर चलते हुए, उसी के रास्ते पर चलते हुए आज का है हमारा अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत हम सब लोग देख पा रहे हैं। मेरे बुलंदशहर के कार्यकर्ता मित्रों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए जब फूलबाग में सम्मेलन हुआ, 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई और स्थापना के बाद उन्होंने जितने भी प्रस्ताव थे उसको सबको रखने का काम किया और उन प्रस्तावों के माध्यम से एक नई दिशा देने का काम जनसंघ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने महामंत्री के रूप में किया। यात्रा आगे बढ़ती चली गई और देखते देखते जितनी आज हम भारतीय जनता पार्टी का जिसको संविधान कहते हैं, आज हम पंचनिष्ठाओं की जो बात करते हैं, आज हम वैशिष्ट की बात करते हैं, हम संस्कृति की बात करते हैं, जितनी चीजें हैं वो सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की देन था कि उन्होंने हर चीज को प्रतिपादित करने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। एकात्म मानववाद की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आज वास्तव में उनका एकात्म मानववाद और उनका अंत्योदय, इसी पर चलते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया जिसके माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, दरिद्र नारायण की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा और दरिद्र नारायण की सेवा, और अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए
जितना कुछ हो सकता है, जब तक उसका उत्थान नहीं होगा तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता, जब तक समाज का उत्थान नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता है। और इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, राजनीतिक दल के लिए अनुशासन का वही स्थान है जो समाज के लिए धर्म का स्थान है। अनुशासन को बनाए रखते हुए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए अनुशासन को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया करते थे। और इसीलिए उन्होंने पंच निष्ठाओं की बात की, जिसमें राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद, उन्होंने राष्ट्र को सम्मान बढ़ाया, सांस्कृतिक विरासत की स्थापना की, गरीबों के लिए काम करने की बात कही, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही ये वैशिष्ट्य की उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कार्य संस्कृति में झुग्गी झोपड़ी का इंसान और गांव गरीब का किसान, महिलाओं का उत्थान और गरीबों का सम्मान और इसके लिए बेरोजगार नौजवान, इन सब चीजों को समाहित करते हुए जनसंघ की उस कार्य संस्कृति के प्रति लोगों का आह्वान किया। उन्होंने अर्थ की दृष्टि से कहा था कि जिस प्रकार प्राणायाम मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है, उसी लिए देश के लिए अर्थायाम भी आवश्यक है। और उस अर्थायाम के दृष्टि से उन्होंने अर्थ की परिकल्पना को करते हुए कहा था कि देश के अर्थ संकल्प के कारण मनुष्य का अर्थ संकल्प बिगड़ना नहीं चाहिए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन था और जिसको लेकर के आज नरेंद्र भाई मोदी हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज जिस परिकल्पना को हम कहते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, एक जन एक संस्कृति। और एक जन एक संस्कृति को लेकर के ही आज हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया, एक जन एक संस्कृति का ही पर्यायवाची है एक भारत श्रेष्ठ भारत। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से कितने सारे काम किए गए हैं वो आप सब लोग देख रहे होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने की दृष्टि से भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत सारा काम किया है। जैसे आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हर गांव तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हमारा किसान हमारे लिए भगवान है, लेकिन किसान को शहर पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, किसान को गांव से अपना अनाज ले जाने के लिए सड़क नहीं है। इसकी परिकल्पना अगर किसी ने किया तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और उसी तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, जिससे हर खेत को पानी मिलने की सुविधा उपलब्ध हो सके। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, हर घर को नल से जल देने की परिकल्पना को साकार किया, शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। इसकी भी परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसकी परिकल्पना किया, एकात्मानुवाद के दर्शन का, अंत्योदय का, उसी का अगर दूसरा रूप आप देखेंगे तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उस बात का भी परिचायक है जिसमें हम कहते हैं सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही। इसका भी उसी में समाहित करते हुए अंत्योदय की उस भावना को लेकर के हम लोग चलते हैं। और अंत्योदय में अंतिम व्यक्ति के उत्थान की जो चर्चा, जो परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसको साकार करने का काम किया है। उन्होंने कहा, हर गरीब का बैंक में खाता होना चाहिए। आज 32 करोड़ लोगों का बैंक में खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुल गया। कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता है। लोग कहते थे गरीब आदमी बैंक जाता है तो मैनेजर उसको उसमें से बाहर कर देता है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, अब गरीब आदमी को बैंक नहीं जाना है, बैंक गरीब आदमी के घर जाएगी और खाता खोलेगी। आज 32 करोड़ लोगों का खाता खुल गया। लोग कहते थे ये खाता क्यों खुल रहा है, इसका क्या होगा खाता खोल करके। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आपने देखा कि इसके पहले की सरकारें 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता था तो यहाँ पहुंचते पहुंचते मात्र 10 से 15 पैसे रह जाता था। आज 1 रुपया भेजते हैं, 1 का 1 रुपया सीधे गरीब आदमी के खाते में पहुंचता है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों का घर बन रहा है। अगर एक घर बन रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों की चर्चा उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही थी, और आज उन झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे थे उनको सबको पक्का मकान देने की जो परिकल्पना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया, वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाने के दृष्टि से। उन्होंने कहा कि 2024-2022 तक कोई भी ऐसा गरीब आदमी नहीं रहेगा जिसको पक्का छत ना मिल जाए। और उसी के तहत आज सीधे उनके खाते में पैसा जाता है और वो गरीब आदमी अपना घर बनाता है। करोड़ों घर, 1.5 करोड़ घर बन करके तैयार हो गए। देखते देखते स्थितियां बदली। झुग्गी झोपड़ी के इंसान हर झोपड़ी में, हर घर में, हर परिवार में
प्रकाश होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों के घर में बिजली का बल्ब जलता है, गरीब आदमी का बेटा और बेटी मोमबत्ती और दिया में पढ़ता है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि अब हर घर में प्रकाश होगा। उसके लिए उन्होंने सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली का कनेक्शन, और बिजली के कनेक्शन के लिए गरीब आदमी को बिजली घर नहीं जाना है, गरीब आदमी को एप्लीकेशन देने के लिए नहीं जाना है, बल्कि बिजली घर और बिजली के कर्मचारी उसके गरीब आदमी के घर पर आएंगे और कनेक्शन दे करके जाएंगे। उन्होंने एलईडी बल्ब की व्यवस्था किया, उन्होंने विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था किया। आज हर गरीब आदमी को सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत बनाने के लिए ही उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों की आंखों में धुआं नहीं लगना चाहिए, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं धुएं से। एक खाना बनाते बनाते कितने 400 सिगरेट के बराबर धुआं उनके अंदर जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारी माताओं और बहनों को होती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए उज्ज्वला योजना के तहत सभी उन गरीब लोगों को गैस का कनेक्शन मुफ्त में देने का काम किया। पहले की सरकारें पैसा देने पर भी कनेक्शन नहीं दे पाती थी, लेकिन आज नरेंद्र भाई मोदी ने मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने का काम किया। मित्रों, अगर आप देखें तो एक गरीब आदमी के लिए कितना संकट था। अगर उसके परिवार का मुखिया बीमार हो जाए, किसी भी महिला के पति बीमार हो जाए, या किसी परिवार के माता पिता बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, इलाज नहीं करा सकते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गरीबों के इलाज के लिए आप सब ने कितनी बड़ी योजना आज चला करके उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का उन्होंने इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आज गरीब आदमी अपना इलाज करा सकता है, हर तरीके की व्यवस्था किया, और उस व्यवस्था के तहत मुफ्त में गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई है। यानी पक्का घर भी होगा, घर में बिजली का कनेक्शन भी होगा, पानी के कनेक्शन की उन्होंने व्यवस्था की। 2024 तक हर घर को पानी का कनेक्शन देंगे, पक्का मकान भी देंगे, पानी का कनेक्शन भी देंगे, बिजली का कनेक्शन भी देंगे, गैस का कनेक्शन भी देंगे, मुफ्त में बच्चे को पढ़ाई भी देंगे। योगी जी ने कहा 2-2 ड्रेस भी देंगे, जूता और मोजा भी देंगे, स्वेटर भी देंगे, बैग भी देंगे, किताब भी देंगे, और बच्चा पढ़ करके जब तैयार होगा तो उसके लिए उन्होंने कहा स्किल इंडिया होगा, उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया होगा, उन्होंने कहा मुद्रा होगी, मुद्रा बैंक लोन योजना होगी। इसके माध्यम से अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो उसकी भी उन्होंने नौजवानों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, उसको भी उन्होंने अपने एजेंडे में लिया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से स्किल इंडिया के तहत हम उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको जितना पैसा चाहिए उसको हम लोन के माध्यम से या मुफ्त में भी वो अपना अगर काम करना चाहते हैं तो उसकी भी हम व्यवस्था उनको लिए करेंगे। और इन दोनों व्यवस्थाओं के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगार नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। इसी आधार पर अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर आप भारतीय जनसंघ की बात करेंगे तो भारतीय जनसंघ में आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1954, 1952, 1951 में ही कह दिया था। उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा था, शिक्षा का संबंध जितना व्यक्ति से उससे अधिक समाज से है, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा करने का भी काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। स्वराज जब हमारे लक्ष्यों के लिए पोषक होता है तो स्वतंत्रता में पवित्रता आ जाती है। स्वभाषा की आवश्यकता की पूर्ति सुभाषा से नहीं हो सकती है। विश्व की समस्याओं का समाधान समाजवाद नहीं, हिंदुत्ववाद से किया जा सकता है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। और इसीलिए उत्पादन में वृद्धि और वितरण में समानता तथा उपभोग में संयम, ये 1951 को जो जनसंघ का प्रस्ताव था उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस समय 1951 के अपने प्रस्ताव में कहा था कि गोवध बंद करने के लिए जनसंघ वचनबद्ध है, और गोवंश को सुधार कर देश के कृषि जीवन में उसे आर्थिक दृष्टि से उपभोगों बनाने के लिए जनसंघ विशेष प्रयास करेगा। और 1951 में ही एक घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जनसंघ स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार के लिए लोकमत को पुनः जागृत करेगा। इसी तरीके से स्वदेशी वस्तुओं के लिए जो उन्होंने बात 1951 में कही थी, उसको लेकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लोकल फॉर वोकल की बात आप सब लोगों के बीच में कहा है। उन्होंने कहा सुई से लेकर के तोप तक भारत में बनाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आदरणीय रक्षा मंत्री जी जब रशिया गए थे
तो रसिया के लोगों ने कहा कि हम राइफल लेना चाहते हैं। और राइफल कहां से? जो हमारे आपके भारत और उत्तर प्रदेश की अमेठी में बनेगी, और राइफल अब विदेश में भेजी जाएगी। आप कल्पना करिए कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अब सुई से लेकर के तोप तक भारत बनाएगा। और यही स्वदेशी की भावना जो आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, उसको साकार करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, मेड इन जापान नहीं, अब मेड इन इंडिया होगा। और जब मेड इन इंडिया होगा तो मेक इन इंडिया होगा। जब मेक इन इंडिया होगा तो न्यू इंडिया का सपना हमारा आपका साकार होगा, नया भारत बनेगा। इसकी परिकल्पना करते हुए उन्होंने उस दृष्टि से आज भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोकतंत्रीय देशों में जनता के जो मौलिक अधिकार समझे जाते हैं, जनसंघ उनका संरक्षण करेगा। ये बात 1951 के घोषणा पत्र में कही गई थी। 1954 के घोषणा पत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखा था कि राष्ट्रीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए जनसंघ स्वदेशी के मंत्र को पुनः जागृत करेगा। यानी सभी उद्योगों को स्वदेशी के साथ जोड़ने की बात उस समय कही गई थी। जनसंघ ने ग्राम पंचायतों के बारे में क्या कहा था? उसमें घोषणा पत्र में 1954 में जनसंघ ग्राम पंचायतों को ग्राम जीवन का केंद्र तथा शासन का आधार बनाएगा। आप कल्पना करिए कि 1954 के घोषणा पत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ में इस बात को कहा था। आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, जब तक हमारे जितनी पंचायतें हैं उन पंचायतों को हम स्मार्ट विलेज नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नए भारत के लिए ग्रामोदय बहुत जरूरी है। जब तक ग्रामोदय नहीं होगा तब तक देश का उदय नहीं हो सकता है। भारत को नया भारत बनाने के लिए ग्रामोदय बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी ने ग्रामोदय का नारा दिया था और हमारे उस समय सर्वोदय का नारा विनोबा भावे ने दिया। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, आप सबको याद होगा जब ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी करते थे, ग्रामोदय की बात महात्मा गांधी करते थे, उसी समय विनोबा भावे सर्वोदय की बात करते थे। और उसी समय थोड़े दिन बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही। अब आप ग्रामोदय को देखिए, आप सर्वोदय को देखिए, आप अंत्योदय को देखिए, और इस ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदय तीनों को मिला करके नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है राष्ट्रोदय। नरेंद्र भाई मोदी का कहना है राष्ट्रोदय। तो आप परिकल्पना करिए कि जिस महात्मा गांधी ने ग्रामोदय की बात कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात कही, विनोबा भावे ने सर्वोदय की बात कही, तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रोदय की बात कही। और इस राष्ट्रोदय और राष्ट्र के उत्थान के लिए जिस परिकल्पना के साथ चले उसमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी हर समय इस बात को कहते हैं, उनके 3 एजेंडे हैं, विकास, चतुर्दिक विकास और तेज गति से विकास। और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का झंडा लहरा रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1954 की घोषणा पत्र में न्याय पद्धति के बारे में भी आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ये जो शिक्षा की व्यवस्था है, अभी नई शिक्षा नीति आई है, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में इसका भी प्रतिपादन किया गया है। 1954 के घोषणा पत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये बात 1954 के घोषणा पत्र में आपके जनसंघ में था कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। आज नरेंद्र भाई मोदी ने उसको लागू करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे आपके पूरे भारत के विकास की एक नई कड़ी उसमें जुड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जनसंघ ने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें भी भारतीय जनसंघ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उच्चतम प्राथमिकता देने की बात कही। आज उच्चतम प्राथमिकता बजट का आवंटन हो या राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से हो, राफेल की खरीदने की बात हो, भारत की सुरक्षा की बात हो, सभी दृष्टियों से निश्चित रूप से उसको लागू किया जा रहा। मेरे मित्रों, 1957 में जनसंघ ने नौकरशाही पर और लाल फीताशाही पर और उसकी अक्षमता पर जो प्रहार किया था, उसमें भी सुधार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जनसंघ ने 1957 के घोषणा पत्र में कहा था जनसंघ सड़क, रेल, जल एवं हवाई यातायात के विस्तार में। आज प्रधानमंत्री जी हवाई यात्रा के विस्तार भी, बुलेट ट्रेन के विस्तार का भी, रेल का विस्तार का भी, चतुर्दिक विस्तार और विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरीके से 1962 में आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ के महिलाओं को सामाजिक तथा शैक्षणिक बाधाएं दूर हो और उसके लिए विशेष रूप से उनको स्थान दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान की बात की जा रही है। घोषणा पत्र 1967 में भारतीय जनसंघ वर्तमान पब्लिक स्कूलों के बारे में जो उन्होंने कहा था, आज निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी अपनी दृष्टि डाली है। आज जनसंघ ने कृषि उपज की बीमे की व्यवस्था के बारे में
कृषि उपज का बीमा हो, बीमे के बारे में घोषणा पत्र 1967 आप पढ़िएगा, उसमें जनसंघ में बीमे फसल बीमा योजना की बात कही गई थी। आज पूरी तरीके से उस फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। और जो दरिद्रता के विरुद्ध पूर्ण युद्ध चलाने की बात, उसको दूर करने की बात हमारे वो घोषणा पत्र 1971 में कहा गया था। और घोषणा पत्र 1971 में ही जनसंघ श्रम करने में समर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार का आयोजन करेगा, ऐसी बात कहने पर आज उसको सबको लागू करने की बात की जा रही है। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब ऑनलाइन आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। उनके माता जी का नाम, उनके पिताजी का नाम आदरणीय भगवती प्रसाद उपाध्याय जी के बारे में, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे और एक स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। पैदा होते ही उन्होंने कह दिया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरी दुनिया के अंदर बड़ा नाम होगा। बचपन में उनका नाम दीना था, सब कुछ आप, उनकी माता जी का नाम रामप्यारी था, सब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इनको जोड़ते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन था कितना सार्थक था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद दर्शन लोग कहते हैं बड़ा कठिन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत आसान है एकात्म मानववाद दर्शन को समझना। उन्होंने शिष्ट से लेकर के समष्टि तक, व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र तक को जोड़ा। उन्होंने बीज से लेकर के पौधे तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, पहाड़ से लेकर के पर्वत तक, और उन्होंने तारे से लेकर के सूर्य तक, चंद्रमा तक, उन्होंने इन सब बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो शेर को माँ की सवारी कहा जाता है, हम उनको नरसिंह करके पूजा करते हैं, हम चींटी को भी आटा खिलाते हैं, हम नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाते हैं, हम तुलसी को माता कहते हैं, हम तुलसी मैया के सामने दीपक जलाते हैं, हम पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं, हम गौ को गौ माता कहते हैं, हम उल्लू को लक्ष्मी की सवारी कह करके उनकी भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ सभी तरीके के जितने तरीके के पूजन हैं, सब में कहीं ना कहीं हम मोर को अपने गरुड़ के रूप में देखते हैं। सबकी पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा, वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, भगवान की पूजा, और सबकी रक्षा का दायित्व है। एकात्म मानववाद दर्शन के तहत ही उन्होंने कहा था व्यक्ति के अंदर 4 चीजें होती हैं। एक शरीर है, शरीर के सुख के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, और इन चीजों के लिए हमको पैसा चाहिए, यानी तन के सुख के लिए धन धाम चाहिए। दूसरा, पंडित जी ने कहा हमारे अंदर मन है, मन कहता ना हमको गाड़ी घोड़ा मकान चाहिए, ना हमको बाकी कुछ चाहिए, वो कहता है मन कि हमको तो मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। अगर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता, आप कहीं जाते हैं तो आपका मन खटक जाता है, आपको कोई बैठने के लिए नहीं कहे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कोई आपसे पूछे ना तो आपको सम्मान में ठेस पहुंचती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा शरीर की भूख तो तब मिटेगी जब उसको गाड़ी घोड़ा मकान होगा और उसके लिए धन धाम होगा, लेकिन मन की भूख तो तब मिटेगी जब उसको मान सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। तीसरी बात उन्होंने कहा बुद्धि की भूख तो तब मिटेगी जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और चौथी बात उन्होंने कहा कि शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा की भूख तो तब मिटेगी जब परमात्मा से मिलन होगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, इन चारों चीजों के समुच्चय के आधार पर ही जीवन सफल हो सकता है। और इसलिए तन के सुख के लिए धन धाम चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के लिए भगवान चाहिए। और इन चारों चीजों के आधार पर ही उन्होंने राष्ट्र के चित्त को भी कहा है, और इसलिए देश के लिए भी ये चारों चीज बहुत आवश्यक है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारत माला शुरुआत किया है, आज सागर माला की शुरुआत किया है, आज देश की रक्षा की बात कही है। और इन सब दृष्टियों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं, और जिसके माध्यम से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। केवल भारत में भारत का जयकारा नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर भारत का जयकारा लगना। मेरे मित्रों, अंतिम भाषण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बरेली में दिया था, और अंतिम भाषण दे करके वो बनारस से मुगल सराय से पटना की ओर जा रहे थे। और आप सब लोग जानते हैं जब उन्होंने अंतिम भाषण दिया था तो अंतिम भाषण में उन्होंने कहा था कंट्री फर्स्ट, यानी देश को उन्होंने पहले बताया, उसके बाद पार्टी सेकंड और सेल्फ को लास्ट कहा। उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए देश है, दूसरे नंबर पर दल है, और तीसरे नंबर पर हम हैं, यानी व्यक्ति है। यह बात बरेली के भाषण में माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। और इसके बाद उनकी यात्रा हुई। यात्रा होने के बाद जब वो जा रहे थे और जाते समय उनको जौनपुर के राजा ने भोजन कराया, उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही बनारस और जौनपुर के बीच में, मुगल सराय के बीच में कब कहां कैसे उनकी हत्या करके हाथ पैर तोड़ करके उनको मुगल सराय रेलवे स्टेशन के आग में 11 फरवरी 1968 का जब सवेरा हुआ तो पता चला कि
पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस दुनिया में नहीं रहे मित्रों। बहुत बड़ी क्षति हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जेल में और इनकी हत्या रेल में, एक की हत्या जेल में की गई और दूसरे की हत्या रेल में की गई। दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोनों महान विभूतियों की हत्या कर दी गई। क्योंकि आप सब जानते हैं, कांग्रेस जानती थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कोई मुकाबला नहीं है। उनके कार्यों के कारण से ही 1967 का जब चुनाव हुआ तो 9 राज्यों में भारत के जनसंघ की सरकार बनी और 37 सांसद जीत करके एक तहलका मच गया पूरे भारत के अंदर। अब जनसंघ तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उस समय विपक्षी दल नारा लगाते थे, इस दिए में तेल नहीं, सत्ता बदलना खेल नहीं, लेकिन उसको करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिखाया। 37 एमपी हमारे बन गए, 9 राज्यों में सरकार बन गई और देखते देखते सबको लगा अब कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। साजिशन कब कहां कैसे उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आज उनके विचारों को लेकर के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके आशीर्वाद से और उन्हीं के दिए हुए मार्गदर्शन के आधार पर एकात्म मनोभाव और अंत्योदय, उनकी पंचनिष्ठाएं, उनका वैशिष्ट, उनकी कार्य संस्कृति, इन सब का प्रतिपादन करते हुए दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हम सब लोग हैं। आज सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास, सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास, सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार हमारी और सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है मित्रों। ये हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। समय बहुत हो रहा है, इसलिए हम लोग कृषि की तरफ चलते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, वास्तव में जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबों की चिंता की है, उन्होंने किसानों की चिंता की। आप सब जानते हैं यूरिया नहीं मिल पाती थी और यूरिया के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती थी। नरेंद्र भाई मोदी ने नीम कोटेड यूरिया पहली बार किसानों को देने का काम किया। जहां 2 किलो 3 किलो यूरिया लगती थी, नीम जब उसमें लगी हुई है तब यूरिया हमारे उत्पाद को बढ़ा रही है। और निश्चित रूप से नीम कोटेड यूरिया आने के बाद खाद की किल्लत पूरे देश के अंदर खत्म की गई। लोग खाद मांगने जाते थे तो लाठी मिलती थी। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, फसल बीमा योजना, मैं आपको कुछ योजनाएं बताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने, आप उत्तर प्रदेश के हम सब कार्यकर्ता हैं, किसान वही योजना उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार ने लागू किया। आप सब लोग जानते हैं इसके पहले हमको आपको खसरा खतौनी लेना पड़ता था, उसके लिए कितनी मशक्कत होती थी। किसान वही योजना भी कल्याण सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। किसानों की कोई क्रेडिट नहीं थी। मेरे बुलंदशहर के वीर सपूतों, पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड लागू करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड चलाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी दल अगर पूछता है तो उनसे पूछिए कि किसान अपनी उपज को मार्केट तक नहीं ले जा सकता था, उसके लिए हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी माननीय प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। मेरे बुलंदशहर के वीर सपूतों, आपको पता है फसल बीमा योजना और किसान कृषि केंद्र की योजना, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। किसानों की चिंता करने का काम पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी शुरुआत हुआ और उसको नया नाम देने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आपको याद होगा, फसल अगर 33% नष्ट होती, फसल 50% नष्ट होती थी, तब फसल का मुआवजा मिलता था। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अब केवल अगर फसल 33% भी नष्ट होगी तो पूरा का पूरा मुआवजा किसानों को मिलेगा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के लिए किया। आप सबको पता है, किसानों के लिए उन्होंने नीम कोटेड यूरिया के साथ साथ किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए मनरेगा से जोड़ते हुए और समर्थन मूल्य को 2.5 से 3 गुना बढ़ाते हुए हर किसान को उसी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था किया। आपको पता है, ई मंडी की व्यवस्था किया। अभी जब लॉकडाउन चल रहा था, जब उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 3 लाख करोड़ रुपए केवल किसानों को विभिन्न मदों में उन्होंने घोषणा की। हमारा किसान, कृषि और किसान दोनों आत्मनिर्भर बने, इसके दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ की व्यवस्था किया। उन्होंने मत्स्य पालकों के लिए व्यवस्था अलग से किया, पशुपालकों के लिए अलग से व्यवस्था किया। उन्होंने कृषि और उसके विपणन की दृष्टि से अलग से व्यवस्था किया। इन सब क्रांतिकारी परिवर्तनों के बीच में 3 से 4 बार समर्थन मूल्य को भी बढ़ाने का काम किया। हमारे किसानों को किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए। पहली बार मेरे कार्यकर्ता मित्रों, डंके की चोट पर कहिए, आजादी 1947 में मिली तब से लेकर के अब तक विधायक निधि बन गई,
सांसद निधि बन गई, सबकी निधि बन गई, लेकिन किसानों के लिए कोई निधि नहीं बनी। पहली बार किसान सम्मान निधि अगर किसी ने मनाया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया। लाखों लाख किसानों के खाते में आप सब 2-2 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए का जो किसानों के खाते में पहुंची है राशि सीधे किसान के खाते में जा रही है। सांसद निधि विधायक निधि के बराबर हमारा किसान सम्मान निधि, किसान हमारे लिए भगवान है और इसलिए किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि भी लागू करने का काम किया। एक एक चीज की चिंता करने का काम किया है। फसल अगर किसी भी प्रकार से नष्ट हो जाए तो उसकी व्यवस्था किया। आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जैसी सरकार बनी, जो सबसे पहला निर्णय योगी जी के कलम से हुआ, वो पहला निर्णय कौन सा था? किसानों का कर्ज माफ करने का था। 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और उनके कर्जे को माफ करके 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी किया गया है। मेरे मित्रों, इसके पहले इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ होगा किसानों का जिस तरीके से कर्जा माफ हुआ। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचायत दिवस के अवसर पर गांव में जो हमारी आपकी आबादी में घर बनता है, वो आबादी हमारे आपके नाम नहीं होती है और कोई भी आबाद हो गया तो उसके आधार पर हम लोन नहीं ले सकते हैं, उसके आधार पर हम कोई काम नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस आबादी को भी उसके साथ जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये भी किसानों के हित की एक बहुत बड़ी योजना है। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरे भारत के एक एक किसान की चिंता करते हुए उनकी समस्त समस्याओं के निदान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था उन्होंने किया कि आपके खेत में क्या उपज हो सकती है, क्या आ सकता है, उसकी मिट्टी की जांच की व्यवस्था भी उन्होंने कराई। आपको मार्केट में जाने के लिए अभी लॉकडाउन के दौरान आदरणीय जब निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बता रही थी, उसी समय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट का भी सूत्रपात उन्होंने किया है। मेरे कार्यकर्ता में तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हम अगर करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में वन नेशन वन पेंशन आप लोगों ने सैनिकों की वर्षों की डिमांड थी, उसको पूरा किया। वन नेशन वन टैक्स की बात थी, उसको आपने पूरा किया। वन नेशन वन राशन कार्ड आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। वन नेशन वन मार्केट कह करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को एक साथ जोड़ने की बात कही और यह हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। आज जिसकी चर्चा चलती है किसानों के लिए 3-4 बातें जो कही जाती हैं उन पर मैं आपसे कहना चाहता हूं। वैसे सब आप लोग अनुभवी हैं, बहुत समझदार हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं। वो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी सरकार किसानों को बड़े कारपोरेट्स के हाथ में देना चाहती है। मेरे मित्रों, हमारा किसान जिंदा रहे, हमारे किसानों को समस्त प्रकार की सुविधाएं मिले और इसके लिए जो बिल पेश किया गया उन बिलों के बारे में भी मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं। 2 तरीके के बिल हमारे सामने आए, उन दोनों तरीकों के बिल के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नंबर 1 जो विधेयक है कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। इस विधेयक में अच्छे ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है कि कृषि का जो उपज है उसका व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण किया गया। केवल इतना विधेयक है कि उपज उसका हम कैसे सरलीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो विधेयक था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, यानी कृषकों के सशक्तिकरण के लिए विधेयक था। उसमें दोनों विधेयकों के माध्यम से मैं आपको पहले विधेयक के बारे में बताता हूं। उसमें किसानों को उनकी उपज का विक्रय के लिए स्वतंत्रता हो, वो अपना उपज कहीं भी बेच सकते हो, भारत के किसी कोने में बेच सकते हो और अपने मूल्यों पर अपनी शर्तों पर बेच सकते हो। आज मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ आंवले का जब फूल आता है तभी बिचौलिए आकर के उसका औने पौने दाम पर खरीद करके लेके चले जाते हैं। किसी को वहां आने नहीं देते, घुसने नहीं देते, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन इस काकस को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा किसान अपनी उपज को अपने मूल्यों के आधार पर जहां उसको उचित मूल्य मिले वहां पर वो बेच सकता है। इसकी इसमें व्यवस्था की गई, स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रदेश के भीतर व बाहर, प्रदेश के भीतर व बाहर, यानी आप उत्तर प्रदेश में भेजें, आप गुजरात में, आप महाराष्ट्र में, आप जहां चाहें, जहां उपज का उचित मूल्य मिले, भीतर और बाहर अपनी इच्छानुसार अपनी उपज को निर्बाध रूप से बेच सकता है। मंडियां पूर्व की भांति यथावत बनी रहेंगी। भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां खत्म कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मंडियां पूर्व की भांति बनी रहेंगी, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ई ट्रेडिंग के माध्यम से किसानों को उपज विक्रय का सुविधाजनक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मैंने पहले बताया
ई मार्केटिंग, ई ट्रेडिंग, इन सब चीजों की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे बिचौलिए किसी प्रकार से किसी किसान को परेशान ना कर सकें। किसान व प्रोसेसर, निर्यातक व रिटेलर के साथ सीधे संवाद अब स्थापित होगा, बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरे विधेयक में जो उन्होंने कहा है, कृषि करार में बुआई के पूर्व ही किसानों के उपज के दाम का निर्धारण किया जाएगा। बुआई के समय अगर हमारा 1 हेक्टेयर का खेत है और उसमें हम उपज कितनी होगी इसका आकलन करके अगर हम बीज डालते हैं और उसका आकलन करने के बाद अगर हम किसी से सौदा करते हैं तो हमको बुआई से पहले इस सौदे के आधार पर जितने मूल्य तय हो जाएंगे उतना मूल्य उसको देना पड़ेगा, चाहे फसल नष्ट हो जाए, चाहे बीज जमे या ना जमे, चाहे खेती हो चाहे ना हो, उसको देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, किसानों के लिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच बनाया गया है। बाजार में उतार चढ़ाव, अनिश्चितता से किसान बचेगा, मूल्यों पर उतार चढ़ाव होगा, उससे भी किसान का बचाव होगा। किसान में अत्याधुनिक उपकरण और बीज पहुंचाना, अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से, अच्छे बीजों के माध्यम से उनके घर तक, उनके खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। अगर किसान चाहता है तो उसके दरवाजे तक ये सब व्यवस्थाएं पहुंचेंगी। विपणन की लागत को कम करना होगा, किसान को अपनी उपज का दाम तय करने में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ 3 दिन के अंदर उसकी भुगतान की व्यवस्था का भी काम किया गया है। किसानों को फसल बेचने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, खरीदार सीधे खेत में किसान की फसल को खरीद सकता है अगर किसान बेचना चाहे तो। कृषि बिल में किसी भी रूप में एमएसपी को प्रभावित नहीं होगा और किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने का बेहतर अवसर प्रदान होगा। एमएसपी का कुल भुगतान बढ़ा है, धान में 2.44 गुना, गेहूं में 1.77 गुना, दलहन में 75 गुना, सभी क्षेत्रों में हमारा एमएसपी बढ़ाई गई है। मेरे मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितनी तरीके की चर्चाएं, भ्रम फैलाया जा रहा है, उसमें इन लोगों ने दूसरी बात एक कही है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्य की सरकारों द्वारा लागू किए गए एपीएमसी के कानून को रद्द करना चाहता है। केंद्र सरकार कहीं से इसको रद्द करने की बात नहीं कर रहा है। ये बिल एपीएमसी के अधिनियम जो राज्यों में एक अधिनियम को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता है। राज्य में जो भी आप नियम कानून लागू करते हैं उसको किसी तरीके से ये बिल उस पर कोई हमला नहीं कर रहा है, उसको नष्ट करने का कोई काम नहीं है। झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है। कृषि बाजारों के बाहर हो रहे व्यापार को नए कानून के तहत कवर किया जाएगा। मित्रों, इसी तरीके से इन्होंने भ्रम फैलाया कि बिल में साजिश किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा। मैंने आपसे बताया, अभी अभी संसद के अंदर माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने फिर से समर्थन मूल्य घोषित किया है। कभी भी समर्थन मूल्य पर कोई भी प्रहार नहीं होगा, समर्थन मूल्य जैसे का तैसा रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। और इन्होंने कहा किसान विरोधी क्योंकि सुरक्षा कवच इसमें प्रदान नहीं किया जा रहा है, एक भ्रम लोग फैला रहे हैं। एमएसपी में सुरक्षा जाल के साथ ये बिल विकल्पों से जुड़ेंगे तथा किसानों के पास उसकी पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते करने की पूरी छूट किसानों के ऊपर होगी। खरीदार अच्छी फसल उपज के लिए आवश्यक साधन के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने काम को कर सकते हैं। कृषि मशीनरी उपकरणों की व्यवस्था, इसमें आज सब चीजों के बारे में कहा गया है। जितने भी भ्रम फैलाने की कोशिश इन लोगों ने किया है उसको सबको दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार किया, लेकिन इनके कुछ लोग मिलकर के, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किसानों में भ्रम फैलाने का काम उन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है जिस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन सारी बातों को कही थी जिसका आज वो विरोध कर रहे हैं। मित्रों, इसमें घोषणा पत्र की एक कॉपी आई हुई है, मैं आपको संक्षेप में बहुत तेजी के साथ उसको बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है, मैंने आपको बताए हैं। और इन कदमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए गए हैं। और स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश थी, उस स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को ही लागू करने का काम किया गया। और जिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठा करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में, अपने विधेयक में जितनी बातें कही थी, आज उन पर सब पर और भारत के किसानों के हित में जितना काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है उससे विचलित होकर के कांग्रेस बौखला गई है, क्योंकि उनको पता चल गया कि इस विधेयक को लागू होने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और पूरी तरीके से भारत का किसान मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक जितना कुछ किया है वो भारत के उत्थान के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के
समृद्धशाली बनाने के लिए, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराने के लिए काम किया है। इसलिए चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, बेरोजगार नौजवान हो, उद्योग हो, व्यापारी हो, सबके लिए समग्रता के आधार पर काम करने का काम किया है। मेरे मित्रों, बदनम प्रसाद सदैव सदैव हृदय सुदमुचो वाचा करणम परोपकरणम ये शाम के शाम न देवांधा। महान पुरुष आते हैं, अपने पद चिन्हों की अमिट छाप छोड़ करके चले जाते हैं, उसी पर चलते हुए हम सब लोग प्रगति के पद पर अग्रसर होते हैं। ऐसे थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं वो जहां कहीं हो हम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। भारतीय जनता पार्टी फलती फूलती रहे, पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराती रहे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को और ताकत मिले और शक्ति मिले, जिसके माध्यम से उन्होंने जैसे चीन के दांत खट्टे किए हैं, उन्होंने धारा 370 समाप्त किया है, उन्होंने 35 से समाप्त किया है, उन्होंने राम जन्मभूमि का रास्ता मार्ग प्रशस्त किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराया है, उन्होंने सागर माला बनाया है, उन्होंने भारत माला बनाया है, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का रूप साकार किया है, पूरे भारत के अंदर कमल का फूल खिलाया है। इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रणाम करते हुए बुलंदशहर के आदरणीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं, पूरी टीम को बधाई देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग कल्याण मार्गम धर्म संपदा सत्यवद विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति प्रभु मां दीपक ज्योति नारायण दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। इस भाव और भावना से जलते हुए प्रकाश से मैं कहना चाहता हूं, आप सबका ललाट चमकता रहे, आप आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, चलाते रहें। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नारा था, चरई वेद चरई वेद चरई वेद, हम लोग चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे और सारी सफलताओं को प्राप्त करेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर तिरंगा लहराएंगे। भारत माता का जयकारा लगेगा, भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और हम लोग वंदे मातरम का भी गान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, इसलिए जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। दीपक जी, आदरणीय सांसद जी से जरा धन्यवाद करो। सर